तो हेलो सभी को, नमस्कार। मेरा नाम है यशराज और मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अंडर 15 जेई। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको जो जेई के सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स है, सारे टॉपिक्स है, वो सब कुछ आपको एकदम कंसाइज और डिटेल में पढ़ा होगा। मतलब इतना भी नहीं कि बाबा 4-5 घंटे लग गए एक लेसन को सीखने में, नहीं। हम प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स, एकदम मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में एक पूरा डिटेल लेक्चर करेंगे। तो वो भी वन शॉट नहीं, तो पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट। ओके, तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को टारगेट करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जेई केमिस्ट्री का जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम ऐसे कह सकते हैं कि वो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। आप समझ रहे हैं? जो केमिस्ट्री है, ये जो केमिस्ट्री है वो अगर समझो एक बड़ी इमारत है तो उसका जो फाउंडेशन होगा वो ये पार्ट है, जो आपकी जेई, फिर एमएससीईटी, जेई और फिर एमएचटी, सीईटी। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे बोला जाता है केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको एटम्स के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एटम्स कैसे वर्क करते हैं और उनका काम कैसे होता है। और ये एकदम बोल सकते हैं बहुत इजी टॉपिक है मेरी तरफ से, मैं जैसे मानता हूँ इससे, क्योंकि मैं खुद ये टॉपिक अभी पढ़ के ख़त्म किया है, तो मुझे अभी समझ आ रहा है बहुत इजी टॉपिक है, अभी आराम से समझ सकते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हम ये पार्ट 1 है और मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा। 3 पार्ट्स के बाद मैं एक रिवीजन बनाऊंगा, रिवीजन सेशन, जिसमें ये पूरा लेसन में मैक्सिमम 50 मिनट्स में पूरा लेसन कवर कर दूंगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब एटम ऐसी चीज है जो टेक्निकली बोल सकते हैं उस जब ये एटम्स की थ्योरी आई, मतलब ये एटम ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया गया, तब ऐसा माना गया था कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? आगे इसके आगे और कुछ नहीं है छोटे साइज में। बट अब ये बताया किसने था? डाल्टन। ये जो डाल्टन महाशय थे, उनने बोला था कि ये ऐसा ऐसा कुछ होता है, और फिर डाल्टन ने ये थ्योरी बना के दी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको नोट्स देना और सिखाना भी ऑन द सेम स्टाइल। तो हमारा आज के साइंटिस्ट है पहले, जिनके साथ हम श्री गणेश करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये आई थी 1800 से लेके 1900 के बीच में। मैं प्रोबेबली मानता हूँ कि 1837 में आई थी ये थ्योरी। तो जॉन डाल्टन थे ना, उनका एकदम सिंपल कहना था कि भाई कोई तो ऐसी, आप ये देखो ये एक एलिमेंट है बराबर, इसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो उनने फिर उस चीज को नाम दिया एटम्स। एटम्स, अब एटम्स मतलब ऐसी चीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती उस टाइम के हिसाब से, ऐसी चीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती और उसे कर भी नहीं सकते। और ये थ्योरी रिप्रेजेंट करी गई थी 1800 से 1900 के टाइम पे। तो उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उतना सोच आगे का देख सके, पर अभी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और उसके भी छोटे क्वार्क्स भी है। बट अब हम सिलेबस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें पायनियर भी पता होने चाहिए ना, जिनने ये सारी थ्योरी रिप्रेजेंट की और हमें केमिस्ट्री के बारे में बताया। इसलिए थे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इनका कहना काफी सिंपल था, सरल था। एटम कैन नॉट गेट फर्दर डिवाइड। इसके हिसाब से एटम्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। और आप नोट्स के बारे में टेंशन ना लें, मैं अपने खुद हैंड रिटन नोट्स आपको इस वीडियो और ना इस लेक्चर के पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप बस समझिए, वरना आप इसके साथ भी बना सकते हैं नोट्स। ये होगा पहला पार्ट। फिर सेकंड, अब बहुत सारे लोग ये पूछने लगे कि अब फिर हम जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं तो उसमें एटम्स अगर समझो डिवाइड ही नहीं हो सकते तो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कैसे होती है? कॉमन सेंस।
तो उसमें इनने क्या बोला, रीअरेंजमेंट ऑफ एन एटम is happens in a chemical reaction. मतलब कि कोई तो ऐसा एटम है, आप ये देखिए ऐसे 3 एटम्स है, या रिएक्शन से पहले ऐसे थे, अब रिएक्शन के बाद कुछ ऐसे हो जाएंगे, एटम सेम रहे बट उनकी बस जगह बदल गई, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होगा वरना रीअरेंजमेंट हो गया एटम्स का। तो वही उन्होंने बोला था कि द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर एटम्स with same chemical property are in elements। मतलब कि आप ये समझो एक एलिमेंट है, इसे हम कहते हैं आयरन, बराबर। अब आयरन का एटम, आयरन का जो नाम है, वरना जो हम आयरन को कहते हैं उसे हम कहते हैं Fe, बराबर। Fe इसका एटॉमिक नेम है, बराबर। तो उनका क्या कहना है कि एक एलिमेंट में सेम टाइप के ही एटम्स हो गए, सेम टाइप्स, सेम, मतलब इसमें कुछ बदल नहीं हो सकता, बदल हो नहीं सकता। तो जो इनका जो ये सेंटेंस था कि एटम विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन एलिमेंट, मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी का एटम ये मिला के ही एक एलिमेंट बन सकता है। ओके, तो ये थे उनके सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी। अब इसके भी कुछ तो लिमिटेशंस हो गया, और मैंने लिमिटेशंस टेक्निकली तो बता ही दिए थे कि क्या है, बट मैं वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिटेशंस। तो पहला था कि लेटर सब एटॉमिक पार्टिकल्स were discovered अब ये तो भाई बात कॉमन सेंस हो गया कि अगर समझो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम से भी कोई छोटी चीज मिल ही गई तो फिर तो ये फर्दर डिवाइड वाली थ्योरी तो रॉन्ग हो गई, बराबर। ये तो रॉन्ग है ना टेक्निकली पूरा, बट ये करेक्ट है, ये करेक्ट था कि रीअरेंजमेंट होता तो है। ओके, अब इसके भी कुछ तो प्रोज और कॉन्स हो गए, तो आप मैं कॉन्स बता रहा हूँ, बट मैं प्रोज में वर्बली बता देता हूँ। प्रोज क्या थे, तो उनने कन्वर्सेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मासेस जो हम आगे पढ़ेंगे, वरना आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस लेक्चर्स में वो, और प्लस मल्टीपल प्रोपोर्शनल ऐसी एक थ्योरी वो भी उनने इससे ही बताई थी, तो ये उसके प्रोस थे। अब कौन सा तो ये था, और सेकंड कि बहुत सारे रिएक्शन वो बता नहीं सकते वरना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। many chemical reactions were not explained by it। तो ये था पूरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब मैं वापस से आपको एकदम फास्ट स्पीड में बता देता हूँ क्या था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी 1800 से लेके 1900 के बीच, और प्रोबेबली मेरे हिसाब से टाइम होगा 1837 का। जिस टाइम पे जॉन डाल्टन ने बहुत सोच के ये बताया कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। हाँ, तो उनने उनका जो पहला था इस थ्योरी के बारे में पहला जो पॉइंट था वो था एटम्स कैन नॉट गेट फर्दर डिवाइड, जो आगे जाके गलत हो गया। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एन एटम इज हैपेंस इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन से भी केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम्स होते हैं। फिर एटम्स विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर इन एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट में सेम प्रकार के ही एटम्स हो गए, सेम प्रकार के, जैसे कि आयरन में Fe के या एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन में बस O के ही हो गए। ओके,
फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आई फर्दर में कि आगे जाके एटॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको मिल गए, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ निकाले कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हुई उसमें वो उनकी ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये फेल हो गई। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आएंगे सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जो है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये बहुत जरा सा ऐसा वाला पार्ट है, मतलब आप जल्दी समझ नहीं सकेंगे क्या हो क्या रहा है और कुछ क्या हो रहा है। मैं खुद कंफ्यूज था जब मैंने ये सीखा था, बट इसे डिस्कवर किया गया था जे जे थॉमसन ने। वो भी कैसे, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, जो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो भी कैसे, तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बता के दिखाता हूँ कैसे था वो। काइंड ऑफ कुछ ऐसे ही होगा, मैंने जितना देखा है इनके ग्राफ तो उसके हिसाब से वो ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये एक समझो फनल है, फनल, ओके, ट्यूब, और ऐसे हम कुछ तो बना देते हैं। टेक्स्ट बुक के हिसाब से यही डायग्राम था उनके एक्सपेरिमेंट का। और यहाँ पे हमने एक समझो एक मैग्नेट रख दिया, मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, एक मैग्नेट रख दिया, नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने एक स्लिट रख दी, और यहाँ से हमने एक कैथोड मतलब कैथोड पार्टिकल को छोड़ा। ओके, अब उस टाइम पता नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन है, बट कैथोड पार्टिकल उसे कहा जाता था उस टाइम पे। कैथोड रे छोड़ी, आप वो इस स्लिट से, आप देखो रे तो वो स्प्रेड होगी, बट इस स्लिट से वो एकदम फोकस जाती थी, फोकस पॉइंट। ओके, तो जो जे जे थॉमसन थे उनके हिसाब से ये प्रोबेबली कुछ इस पाथ में ही जानी चाहिए थी, ऐसे 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 एक पैटर्न में जानी चाहिए थी फर्दर। बट हुआ क्या, अब आपने जो 9th में समझा, 9th 10th में, कि नेगेटिव पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होता है, तो वैसे ही जो वो कैथोड था वो ऐसे कर करके पॉजिटिव के पास खत्म हो गया। तो वो उन्हें वैसे ही समझ आ गया कुछ तो ऐसी चीज है जो नेगेटिवली चार्ज है उस एटम में, तो उस चीज को उनने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी रखता था खुद में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थे, इलेक्ट्रिसिटिकल चार्जेस, इसलिए से उसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं। वो है डिस्कवरी, मेरी हैंडराइटिंग मेरा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो इसकी जो खोज थी वो किया गया था रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था, और वो किया गया था इस टाइप से कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल कैसे रहते हैं, ये समझिए एक एटम है, ये एटम है, तो एटम टेक्निकली 3 रेस छोड़ता है, जो होती है एक होती है अल्फा रे, एक होती है बीटा रे, और एक होती है गामा रे, गामा रे, बराबर। तो इनने ये वाली
ये वाली रे छोड़िए, ये वाली, ओके। तो ये वाली एक रे छोड़िए। अब मैंने जैसे बोला कि रे तो वो स्प्रेड होगी, पर हमें वो स्प्रेड नहीं करनी, इसलिए से हमने लगा यहाँ पे एक स्लिट, जिससे कि वो स्ट्रेट पैटर्न में फॉलो करे। अब टेक्निकली केमिकली प्रोपोर्शनल के हिसाब से और जो केमिस्ट्री कहते हैं उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शंस में वो है गोल्ड। गोल्ड की जो फॉइल है वो बीच में रखी गई, गोल्ड की फॉइल, और इसके आजू बाजू में एक फोटो इफेक्टिक कवरिंग कर दी, जिससे कि वो बंद हो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट कर सके, ओके। कुछ हुआ तो अब ये यहाँ से आए और ऐसे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब स्प्रेड होना स्टार्ट होने के बाद उनने बहुत एकदम अलग सी चीज़ नोटिस की। कैसे? तो पहले अब रुदरफोर्ड का कहना ये था कि एटम एक टेक्निकली वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर कैसे होता है, जो सारा ये रेडिश पार्ट है, रेडिश वो होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो यहाँ पे सीड्स होती है, सीड्स होती है वो होगी इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? आप एक वाटरमेलन इमेजिन कर लीजिए और आपको दिख जाएगा कि जो सीड्स होती है उनने उसको इलेक्ट्रॉन मिला था, और जो रेडिश पार्ट है उससे उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह दिया था। तो उनको वैसे ही लगा कि कुछ तो ऐसा ही होगा यार, जैसे हम भी सोचते हैं। मैं खुद कब पढ़ाई करता हूँ मुझे नहीं पता, ओके। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगे, रिफ्लेक्ट सब यहाँ वहाँ पे नाचने लगे जोर जोर से। बट आफ्टर every 20,000 alpha particles, one alpha particle came back on 180 डिग्री। मतलब वो ऐसे गया और ऐसे ही आया, जैसे कि हम यहाँ से स्कूल जाते हैं। मैं तो वैसे ही आता हूँ, तुम्हारा नहीं पता, बट मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ। वो क्या होता है 180 डिग्री, मतलब जैसे गए वैसे आए, बीच में कोई डाइवर्जन नहीं हुआ। अब इससे क्या पता चला कि ये देखो, अब जैसे कि उनका कहना था कि कुछ ऐसा होगा, रे बी का गैप भी, और यहाँ से तो कॉन्सिक्यूटिवली जा ही रही है, तो कैसे ही रहेगा गैप। तो पता चला कि इन सब चीज़ों के बीच में एक होगा गैप, जिससे कि वो चीज़ वापस से आ पा रही है, ऐसे घुस पा रही है। जैसे कि लोकल ट्रेन, मुंबई ट्रेन आप इमेजिन कीजिए, पूरी गर्दी है तो भी हम कैसे तो घुस जाते हैं, वैसे काइंड ऑफ कोई तो ऐसा गैप होगा जिससे कि वो वापस से आई। हाँ, तो उसमें से फिर बाद में पता चला कि न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अब उस टाइम के कॉन्सिक्वेंसेस है कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ है ही नहीं बीच में, तो उसने पास आउट कर दिया। तो इस चीज से पता चला रुदरफोर्ड को कि न्यूक्लियस होता है एक एटम में, ओके। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया? अगर समझो आपको कौन सा भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वो नेक्स्ट पार्ट में ले लूँगा, ओके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं, जो है सबसे इजीएस्ट टॉपिक मेरे हिसाब से हर एक एस्पिरेंट के लिए, और हम टेक्निकली 9th 10th में क्या 8th में भी सीख ही चुके हैं। वो है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज है? एटॉमिक नंबर इज number of
proton and neutron in an atom, is called as its atomic number. ओके, ये हो गया इसका पहला पार्ट. ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस और इन एटम इज कॉल्ड हैज द एटॉमिक नंबर. आप न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रॉन्स लिखा होता है क्योंकि वो कैसे जरा एक सिंपल पार्ट होता है ना, आप जल्दी समझ सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर हाँ हो सकता है. ओके, तो हम अब मैं ऐसे ही कह देता हूँ फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. ओके, समझे आप? हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय भाई साहब यार मैं खुद इरिटेट होते जा रहा हूँ. डिनोटेड बाय जेड. ओके, हम उस चीज को डिनोट करते हैं लेटर जेड से. ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट से है, एटॉमिक मास. ओके, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मतलब क्या? अब यहाँ पे तो आपको यही मानना होगा कि मैं अब बता रहा हूँ, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं P प्लस लिख देता हूँ, एंड न्यूट्रॉन मतलब N इन एन न्यूक्लियस of an atom is called as atomic mass. ओके, एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास मतलब क्या? मैं सादी भाषा में बोलूँ तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि हमारा एक वजन होता है, वजन जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते कि 51 kg, तो वो हमारा वेट हो गया, वरना मास हम केजी में डिनोट करते हैं तो मास. और अगर समझो हम उसे वेट में बोला जाए तो वो न्यूटन होगा फिर. ओके, आप समझ रहे हैं, न्यूटन होगा फिर. बट मास के हिसाब से हम 51 kg है. ओके, वैसे ही एक एटम का कितना मास है वो बताने का काम ये करता है. ओके, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ H का, मतलब हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 4.00008 बराबर 4.008, वरना 0.26 भी हो सकता है, बट मैं यही बोलता हूँ. तो वो है इसका एटॉमिक मास. ओके, तो काइंड ऑफ ऐसे ही होता है और इसे डिनोट किया जाता है लेटर ए से, कैपिटल ए. ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. ओके, कैपिटल ए. तो फिर अब आपको ये समझ ही आ गया होगा, आपने तो भाई इतने सालों से यही तो कर रहे हो, इसमें क्या पढ़ाना. बट मैं समझा दे रहा हूँ तो भाई वापस से कोई बोलेगा नहीं मुझे कमेंट में कि भाई मैंने पढ़ाया नहीं है. आजकल कुछ भी होता है इंटरनेट में. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. वो है, अब आपको पता तो होगा ना कि भाई हम एटम को कैसे डिनोट करते हैं. तो डिनोट ऐसे करते हैं कि ये होगा, समझो एटम, तो इसका जो एटॉमिक, कुछ पागल हो रहा हो क्या भाई, कैसे भूल गया मैं, ये कैसे भूल गया, क्या था भाई साहब. देखा, टीचर भी कभी कभी भूल जाता है. ये हाइड्रोजन है, याद आ गया. वाह, आप फोड़ेगा IIT. यस,
आप फोड़ेंगे आईआईटी चाहिए, आईआईटी बॉम्बे, यस। हाइड्रोजन जो इसका एटॉमिक मास होगा वो होगा ऊपर और जो एटॉमिक नंबर है वो होगा नीचे, बराबर। तो यही होगा इसका काम। अब मैं खुद माफी मांगता हूँ, मैंने किया, बट नहीं, ये बताना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट, आइसोटोप्स। अब जब ये टॉपिक मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब मैं खुद बहुत इरिटेट हो गया था इस टॉपिक से कि ये है क्या चीज, मतलब क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। एक केमिकल प्रॉपर्टी तो उसको वैसे ही रहने दो ना, क्यों बदलनी है। फिर पता चला ये साइंटिस्ट के अंदर की मस्ती नहीं है, ये हमारे खुद के एटम्स में मस्ती है। जैसे कि ये देखो, ये सी है, बराबर। सी कार्बन, कार्बन, सी मतलब कार्बन, ओके। तो इसका कुछ ऐसे रहता है ना फॉर्मेशन, C612, बराबर। बट नहीं, इससे आ गई अब मस्ती। ये बोला कि भाई मैं ऐसे ही क्यों रहूं, मैं अलग अलग नहीं हो सकता कभी, मैं बढ़ नहीं सकता। तो ये बढ़ गया C613, वाह, और अनस्टेबल हो गया। फिर ये बोला नहीं मुझे और बड़ा होना है, तो ये हो गया C614। बोलो अब क्या करें इसको, इसका क्या करें हम, ये कुछ करेगा नहीं ना। तो अब इसे हम डिनोट कैसे करेगा, तो हम उसे बोलेंगे आइसोटोप्स। मतलब कि एक ही एलिमेंट बट वो खुद का एटॉमिक मास, जो उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, वो डिफर करता है वरना वैरी करता है। इट्स कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ओके, आइसोटोप्स, ओके। सादी भाषा में नीचे का सेम रखो, ऊपर का बदल दो, समझ रहे हो। मतलब कि क्या, वो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, ठीक है। समझ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स। अब आप इसका पहले से गलत उदाहरण मत लीजिए, मैं बता देता हूँ। आइसोबार्स में कुछ ऐसा होता है, ये C है और ये N है, ओके। ये चंगू है और ये मंगू है, समझ रहे हो, चंगू और मंगू। ये 6 साल का है, ये 4 साल का है, ये 6 साल का, ये 4 साल का, बट दोनों का वजन तो एक ही है, समझ रहे हो। ये जो नीचे का Z है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, वो अलग है, बट एटॉमिक मास ये सेम है। मतलब कि क्या, इनका जो एज है वो डिफरेंट होगा, बट इनका वजन ये सेम होगा, ओके। उसे कहते हैं हम आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब एक मार्कर भी ना इन चीज़ों बराबर मरता है लास्ट मोमेंट पे। इन मार्कर्स को कोई फेंक देना चाहिए, काम नहीं करते तो। डिफरेंट एलिमेंट्स बट with same atomic mass but different atomic number, उसे ही हम कहते हैं आइसोबार्स, ओके। उसे ही हम कहते हैं आइसोबार्स, ओके। तो ये कुछ ऐसी चीज है। और हम अब मैं इसके आगे का आई थिंक और 2-3 टॉपिक लेता हूँ और आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म कर देंगे, ओके। और 2-3 टॉपिक्स मैं लूंगा, फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा।
और फिर अब हम आज अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स और होगा आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब यार आज के लेसन के लास्ट टॉपिक्स हो गए जो मैं आप बताने वाला हूँ, फिर बाद में हम लेसन वाइंड अप कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब क्या हुआ कि ये देखो ये अब सी है और ये चंगू मंगू वापस चंगू मंगू रिटर्न्स तो ये C12 है और ये C612 है और ये हम ये 414 मान लेते हैं। चले ये हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये दोनों बहुत बहुत डिफरेंट लग रहे हैं ना, ये कुछ दूर दूर तक भी इनका नाता नहीं लग रहा बराबर, बट इनके जो अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन जो हो गए वो सेम हो गए। ओके सेम मतलब क्या, मुंह के सामने बहुत डिफरेंट है, बहुत शांत लोग लग रहे हैं, बहुत शांत, बट अंदर देखो अंदर गद्दारी है, दोनों सेम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ तो दोनों सेम है अंदर से। जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। ओके, या बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जो है आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बट उनका जो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि H2O इज इक्वल्स टू NH3। आप बोलोगे ये कैसे सेम है, ये कहीं से भी सेम लग रहे कंपोनेंट्स? नहीं, ये हमारे जैसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है हमारे दोस्तों के जैसा बराबर। आप देखते हैं हाइड्रोजन का एक ही एटम होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई मारकर भी मर रहा है क्या? और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 7 होगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3। इसे हम करेंगे तो होगा 10 और इसे करेंगे हम 10। देखा सिमिलरिटी मिल गई क्या? कुछ सिमिलरिटी मिली। इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंपाउंड विल बी सेम। ओके, तो आज हमने क्या क्या कवर अप किया मैं वापस से बता देता हूँ आपको। आज हम सीखे, वाह मारकर भी मर गया, बहुत इरिटेटिंग होता है जब वीडियो में ऐसा कुछ हो और हम कट भी नहीं कर सकते। अब नहीं चल जा। हाँ, आज हम सीखे एटम के बारे में। वाह गद्दारी, बहुत इरिटेशन हो रही है। एटम के बारे में हम सीखे, फिर उसमें हमने सीखा कि ये जॉन डाल्टन का क्या काम था, मतलब इसने क्यों ऐसा किया और इसका क्या कहना था बराबर। फिर हम इसकी लिमिटेशंस जाने, फिर हम जे थॉमसन से मिले, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉन कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर हम सीखे रुदरफोर्ड। इसने हमें बताया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
और फिर हाँ, इसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। बराबर। फिर हम जरा से बेसिक चीजें सीखे, बेसिक्स। फिर हम आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, फिर आइसोबार, फिर आइसोटोन्स, और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सीखे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में आज हम सीखे। ओके, तो आज हम सीखे एटम के बारे में, क्या एटम क्या होता है, फिर जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर उनकी लिमिटेशंस, फिर रुदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जिसमें हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमने रुदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस समझा जिसमें हम रे ऑफ अल्फा रे एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, फिर हमने कुछ बेसिक चीजें की जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और वो सब। फिर हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा, मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये वाला पार्ट समझ के रखिए क्योंकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मैं आपको कहता हूँ कि आप, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की जो आप ले सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ भी डाउट हो, सीरियसली कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बस कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू।